कई स्कूल ऐसे हैं जो आज़ादी के भी 30 साल पहले 50 साल पहले खुले। मैं कहीं शिक्षक भर्ती करता हूँ तो मेरा पहला दायित्व है कि उस शिक्षक का वेतन कारण कैसे हो, भुगतान कैसे हो, उसकी आर्थिक स्थिति चिंता कैसी हो, इसमें हमको ध्यान देना पड़ेगा। साई मंत्रिमंडल विस्तार के पहले कई नामों का बुलबुला बना, बुलबुला टूटा भी, लेकिन उनमें से एक नाम का जो बुलबुला बना था वो आखिरकार शपथ ग्रहण की दहलीज तक पहुंचा। वो नाम था दुर्ग के विधायक गजेंद्र यादव जी का। आज हमारे साथ मौजूद हैं और आज तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले तो बधाई बनती है गजेंद्र जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, नमस्कार, धन्यवाद। और जिस तरीके से मैं कह रहा था कि कई नामों का बुलबुला बना, बुलबुला फूटा, कभी लगा कि चर्चा में तो आपका नाम शुरुआती दौर से है, कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी वक्त पर पत्ता कट जाए, कभी ये भाव आया आपको? भाव इसलिए नहीं आया, कभी भाव कब आता है, डर कब आता है, जब कोई चीज़ के लिए आप सोचे हुए हैं वो होगा कि नहीं होगा, उसमें डर, भाव, भय आता है। मैं तो एकदम निश्चिंत इसलिए था कि मैं सोचा भी नहीं था। 1.5 साल पहले तो विधायक बन जाऊंगा ये नहीं सोचा था। पार्टी के वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद मिला, जनता ने उस आशीर्वाद पे मुहर लगाए, अपना आशीर्वाद दिया और मैं विधायक बन गया। तो अनायास बिना बहुत मेहनत के पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता को विधानसभा टिकट दे दी, ये एक बड़ी उपलब्धि थी। तो जब भी समाचार पत्रों में आता था, लोग बोलते थे, न्यूज़ चैनल में जब ब्रेकिंग चलता था जी, तो मैं लोगों को बोलता था, लोग बधाई देते थे, मैं बहुत सामान्य उसको लेता था, कुछ भाव प्रकट नहीं करता था। तो लोग लगता तेरे नाम आ रहे थे, तो मैं उनको मजाक में बोलता था, अरे मैं विधायक तो हूँ ना। हमारी भी बातचीत होती है विधानसभा कई दफे, हमने आपसे पूछा। तो पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता को छत्तीसगढ़ विधानसभा के दहलीज तक पहुंचा दी। जो जिम्मेदारी है उसको ईमानदारी से करे, वही अपने लिए खुशी थी। इसलिए मैं कभी इस विषय में चिंता नहीं किया कि बनूंगा नहीं बनूंगा, क्या होगा। मैं सोचता था कि दुर्ग शहर की जनता ने विधायक के रूप में दिया है, अच्छा से काम करूं, ये मेरा प्राथमिकता था। दुर्ग से आप विधायक हैं, दुर्ग से ही भाजपा की सरकार में हेमचंद यादव एक मंत्री हुआ करते थे जो यादव समाज का प्रतिनिधित्व करते थे सरकार के भीतर, लेकिन एक लंबा गैप भी आया। अब चूंकि आप समाज का प्रतिनिधित्व भी सरकार में कर रहे हैं, तो लगता है कि क्या आप ये मानते हैं कि ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा कि यादव समाज चूंकि राज्य में ओबीसी वर्ग में दूसरे नंबर का ऐसा समाज है जिसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ये भी एक आधार है कि आपके मंत्री देखिए जाने के पीछे? एकदम स्पष्ट है, माननीय विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी गारंटी पे जो हमारी सरकार है, सभी वर्गों के लिए, सभी की चिंता करने के लिए, सभी समाज की चिंता करने के लिए सरकार है। अभी आप देखेंगे ऐसा छत्तीसगढ़ का कोई बड़ा वर्ग नहीं बचा जिसको भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिनिधित्व नहीं किया। सभी समाज के लोगों को, सभी जातियों के, लगभग जो बड़ी जातियों को जो मंत्रिमंडल में लिए हैं उनको, और दूसरे पदों में जो आयोग, चेयरमैन, बोर्ड, सारे जगह कहीं न कहीं सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया है भारतीय जनता पार्टी। संगठन में, सत्ता में, आयोग में, निगम में ऐसा कोई जगह नहीं है कि किसी क्षेत्र का व्यक्ति छूट गया हो, कोई समाज का व्यक्ति छूट गया हो। जितने जो सब वर्गों में जो काम कर रहे हमारे जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, उनको एक समुचित स्थान पार्टी ने दी है। पार्टी ने आज मुझे भी दिया है। मैं तो माननीय विष्णुदेव साय जी का आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में रहने बसने हर जात समुदाय सभी लोगों की चिंता भारतीय जनता पार्टी ने की। ठीक है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू आपके साथ ये भी जुड़ता है कि आप संघ बैकग्राउंड से भी आते हैं, बिरसाराम यादव जी के बेटे हैं, तो पृष्ठभूमि का भी तो असर होता है, कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल की छवि दिखाई पड़ती है। पृष्ठभूमि आप बोलोगे तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार में, चाहे माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं विष्णुदेव साय जी, माननीय अरुण साहू जी, माननीय विजय शर्मा जी, माननीय केदार कश्यप जी, मैं, जितने हमारे माननीय मंत्री जी गण हैं, अधिकांश हमारे विधायक गण हैं, लगभग सब लोग का पृष्ठभूमि एक ही है, कोई अलग नहीं है। चूँकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हम सबका मूल है। एक विचारधारा, देश, राष्ट्र, हिंदू समाज, एक विचारधारा के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ। देश को परम वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए भारतीय जनता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना हुआ।
अब उसमें सभी क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, मजदूर संगठन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, विद्यार्थियों के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में, सारे क्षेत्रों के लिए अलग अलग कार्यकर्ता उन्होंने निकाले। तो हम सब जो जितने भी विधायक हैं, जितने मंत्री हैं, ज़्यादातर किसी न किसी क्षेत्र के कोई ना कोई मूल हम हैं जो बाद में मुख्य धारा से अलग आके हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बने। बीजेपी दूर की कौड़ी खेलती है, स्ट्रेटेजिकली बीजेपी दूर की कौड़ी खेलती रही है, और बीजेपी कोई फैसला लेती है तो कहीं ना कहीं एक लंबी रणनीति उसके पीछे होती है। बिहार में चुनाव है, उसके बाद यूपी में चुनाव है, यादव समाज का बड़ा जनाधार दोनों ही राज्यों में देखने को मिलता है। एक संदेश देने की कोशिश भी क्या बीजेपी आपको मंत्री बनाकर करती हुई नजर आती है, आप नहीं मानते हैं? देखिए, बीजेपी कोई भी काम स्वार्थ से नहीं करती, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ। ये कांग्रेस या अन्य दलों से डिफरेंट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कोई भी काम जाति के आधार पे, स्वार्थ के आधार पे काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी वो काम करती है जो राज्य के हित में, राष्ट्र के हित में क्या हो सके, वो भारतीय जनता पार्टी प्राथमिकता रहती है। ये दूर की कौड़ी, ये जो आप बोल रहे हैं, ये कोई दूर की कौड़ी नहीं। हाँ, गामी सोच की भारतीय जनता पार्टी है। आने वाले 20 साल बाद क्या होगा, कैसे भारत विकसित भारत की श्रेणी में आएगा, ये चिंता देश हित में दूरदर्शिता है। व्यक्तिगत स्वार्थ या जातिवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं करती। देखिए, अब मतलब सामाजिक तौर पर जिस तरीके से भी सवाल पूछ रहा हूँ, उसमें एक आखिरी सवाल ये भी मेरा होगा कि चूंकि अब समाज का प्रतिनिधित्व सरकार में दिख रहा है, ठीक है, विधायकी मिल गई, अब मंत्री भी अब बन गए हैं, तो एक जाहिर सी बात है कि समाज के भीतर एक राजनीतिक तौर पर एक मजबूती भी के तौर पर इसे दर्ज किया जाता है। अब चूंकि आप मंत्री हैं, समाज का प्रतिनिधित्व सरकार में कर रहे हैं, समाज के भीतर राजनीतिक चेतना का भी एक तरीके से आने वाले दिनों में उदय होगा। जिस तरीके से कुर्मी की बहुलता राजनीतिक क्षेत्र में ज्यादा, कुर्मी समाज की मैं बात कर रहा हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में ज्यादा दिखती है, साहू समाज का दबदबा दिखता है, छत्तीसगढ़ में संख्या बल में आप लोग कहीं ज्यादा हैं, तो एक संदेश तो जाएगा ना इससे। देखिए, बहुत साफ साफ बात है। हर समाज क्यों चाहता है कि राजनीति में उसको प्रतिनिधित्व? आपने कुर्मी समाज की बात कही। कुर्मी समाज आज इतना आगे क्यों है? क्योंकि शुरू से राजनीतिक रूप से छत्तीसगढ़ में नेतृत्व करता वो समाज रहा। राजनीति में कुर्मी समाज की बहुत बड़ी संख्या में लोग रहे। उसका लाभ ये हुआ, जब राजनीतिक जागरूकता आती है तो स्वाभाविक रूप से उसका फायदा प्रशासन में मिलता है। स्वाभाविक रूप से उसका फायदा एक उस समाज के जनजीवन के जो नीचे तबके के जो लोग हैं उनको भी एक प्रेरणा मिलती है। आज हम कुर्मी समाज की बात कर रहे हैं तो हमको बड़ा गौरव है। छत्तीसगढ़ में कुर्मी समाज ऐसा समाज है जो सर्वाधिक डॉक्टर को समाज में दिया। मैं एक उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ, जिस समय लोग मलेरिया बीमारी से ग्रस्त थे तो मध्य प्रदेश ज़माने में अगर कोई डॉक्टर बना मलेरिया विशेषज्ञ तो हमारे दुर्ग के डॉक्टर सुदामा चंद्राकर। हड्डी रोग अब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। आपको मालूम होगा कि वो मध्य प्रदेश ज़माने में सबसे बड़ा अगर हड्डी कोई रोग विशेषज्ञ है तो डॉक्टर मलेरिया जी थे शुरुआत में। हार्ट की बीमारी आज लगभग बहुत तेजी से बढ़ गई है। 90 के दशक हार्ट की बीमारी क्या होती लोग जानते नहीं थे, लेकिन उस समय भी हार्ट स्पेशलिस्ट अगर कोई थे तो दुर्ग के डॉक्टर MP चंद्राकर थे। तो ये जो समाज है, ये तो मैं एक क्षेत्र में बोला हूँ डॉक्टर के रूप में, बहुत से प्रशासन में भी कुर्मी समाज के लोग हैं। उसका एक बड़ा कारण ये रहा, शुरुआत में ही जब नेतृत्व क्षमता आई, तो जब राजनीतिक रूप से कोई समाज आगे आता है तो स्वाभाविक रूप से उसके साथ साथ प्रशासन में, व्यवसाय में, व्यापार में, खेती में, सेवा के क्षेत्र में भी एक जागरूकता आती है। अभी सबकी इच्छा यही रहती है, उसका मूल वही है, अगर उस समाज का कोई नेतृत्व करता आगे आता है राजनीतिक रूप से तो वो समाज के अनान्य जो लोग हैं उनको निश्चित तौर पे एक बल संबल मिलता है। ठीक है, एक मैसेज तो जनरेट होता है इससे। जी। एक चुनौतीपूर्ण विभाग आपके हिस्से आया है, स्कूल शिक्षा विभाग, और चर्चा भी रही है जब से मंत्रिमंडल में आपके नाम की चर्चा उठती रही है तब से चर्चा होती रही कि स्कूल शिक्षा विभाग आपके हिस्से आएगा, आया भी। कोई प्राथमिकताएं आपने तय की है? सबसे बड़ा सेटअप वाला विभाग है, चुनौतियां सबसे ज़्यादा है, संख्या सबसे ज़्यादा फाइलों की इसी विभाग से गुजरती है,
प्राथमिकताएं क्या तय किया आपने? देखिए, प्राथमिकता तो मैं बहुत स्पष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी ने ये विभाग जो मुझे दिया, मैं पहले उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और स्कूल शिक्षा जो मौलिक अधिकार है लोगों का, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, शिक्षा आज हर नागरिक की बहुत आवश्यकता है। यदि बच्चा शिक्षित रहेगा, अच्छा पढ़ा लिखा रहेगा, तो स्वाभाविक है वो पीढ़ी सुधर जाती है। तो आज जो और स्कूल शिक्षा तो बहुत आवश्यक है जनजीवन को। और मुझे ये मेरे को बहुत सौभाग्य, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि इतने योग्य लोगों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे इस विभाग के लिए चुना। मेरी इच्छा ये है कि अभी जो स्कूल शिक्षा विभाग में, चूँकि अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो लागू हुई, पिछली सरकार ने उसको लागू नहीं किया। माननीय विष्णुदेव साय जी की मंशा है कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आने वाले समय हमारे बच्चों को हम पढ़ाएं। साथ ही साथ जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी थी उनको बल पूरा करें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। अभी जब से कपिल सिब्बल जी केंद्रीय HRD मिनिस्टर थे, उस समय उन्होंने शिक्षा का अधिकार कानून लाया। कानून बहुत अच्छा बनाया, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी, कुछ दिक्कत थी, जिसमें परीक्षा लेना बैन हो गया। अब मुझे बताओ, आप कोई चीज़ का एग्जाम नहीं लाओगे तो आप तैयारी कैसे करोगे पढ़ने की? तो उससे कहीं ना कहीं शिक्षा के स्तर में गिरावट आया। हम लोग चाहते हैं कि जो बीच में जो पूर्व गवर्नमेंट की जो शासन की जो ऐसी नीति जिसके कारण कुछ त्रुटियां हो गई है, वो त्रुटि को सुधारते हुए शिक्षा के स्तर हम आगे बढ़ाएं। जैसे अभी हम लोग पढ़ने जाते थे तो पहली कक्षा में पढ़ते थे तो अ आ ख ख लिखना सीखते थे, दूसरी में जोड़ना सीखते थे, शब्द बनाना सीखते थे, तीसरी में हम आवेदन पत्र बनाना सीखते थे। 5वीं तक का बच्चा पूरा हिंदी अच्छे से पढ़ लेता था, वर्णमाला पर आता था। 25 तक का पहाड़ा उसको कंठस्थ हो जाता था। आज क्या हो रहा है? आज वो बच्चे, वो 12 खाड़ी हम बोलते हैं उसको, 12 खाड़ी छोड़ गए। उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? आज एक किसी बच्चे को जो इंग्लिश 9 के बच्चे को आप इंग्लिश में कोई चीज़ पूछेंगे तो बहुत अच्छे से वो इंग्लिश में जवाब दे सकता है, लेकिन अगर हम बोले कि उसको लिख के दो तो वो लिख नहीं पाता। ये कहीं ना कहीं त्रुटियाँ हैं। तो मैं चाहता हूँ जो बहुत सोची समझी प्लान के तहत जो 12 खाड़ी जो पद्धति थी शिक्षा व्यवस्था में, बेसिक्स जो शिक्षा है, प्राथमिक शाला है, वहाँ अगर हम बहुत मजबूती शिक्षा दें तो स्वाभाविक है प्राइमरी बहुत अच्छा रहेगा, तो बच्चों का हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी बहुत बढ़िया जाएगा। जहाँ अगर हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी बहुत अच्छा रहा तो हम सब जानते हैं, हमारे बच्चे हैं, हमको ये बताया जाता था कि 9th से लेकर 11th जीवन के बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस होते हैं। इसमें आप जितने गहनता से पढ़ेंगे वो हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो आने वाले भविष्य का दशा और दिशा तय करता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकालत करेंगे, शिक्षक बनेंगे। बेसिक्स मजबूत होगा तो आगे की तो बेसिक शिक्षा मैं उस माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे उसको बहुत मजबूत करने का, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जो बेसिक शिक्षा उसमें गुणवत्तापूर्ण हमारी शिक्षा व्यवस्था हो, उसके लिए प्रयास करूँगा। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर देने की वकालत आप कर रहे हैं, लेकिन ठीक इस वक्त एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि एनुअल स्टेटस रिपोर्ट, यानी जिसे असर की रिपोर्ट भी कहते हैं, जो केंद्र सरकार राज्यों की तैयार करती है, तमाम पैरामीटर्स में छत्तीसगढ़ के बच्चे पिछड़ते नजर आते हैं उस स्टेटस रिपोर्ट में। 1ली से 5वीं तक का बच्चा जो है वो अच्छा ज्ञान नहीं हो पाता। हालांकि आप सुधार की बात कर ही रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आप ऑलरेडी कह ही चुके हैं, लेकिन फिर भी प्राथमिकताओं के तौर पर आपने कुछ खाका तैयार किया होगा। गुणवत्ता शिक्षा किस तरीके से स्कूलों तक पहुंचाई जाए, ये तो व्यवस्था आपने शायद दिमाग में तैयार करी। पूरा दिमाग हम एकदम स्पष्ट है। अभी मैं पदभार ग्रहण करने के पहले एक बैठक लिया जिसमें सारे HODs आए थे। HODs के साथ साथ सभी प्रमुख संभाग के जो हमारे संयुक्त संचालक को बुलाया गया था। हमने सबसे एक ही बात कहा है, सतत मॉनिटरिंग अगर होगा स्कूलों में, यदि
सचिव लेवल का अधिकारी या डायरेक्टर लेवल का अधिकारी संभाग में जाएगा, संभाग लेवल का अधिकारी जिला मुख्यालय में जाएगा, जिला मुख्यालय का अधिकारी बीओ लेवल तक जाएगा, बीओ लेवल तक का अधिकारी संकुल तक जाएगा, और संकुल का जो प्रिंसिपल है वो प्राथमिक स्कूल तक अगर जाएगा, अगर मॉनिटरिंग कंटिन्यू होगा तो बहुत तेज़ी से हमारे शिक्षा की व्यवस्था में गुणोत्तर बढ़ोतरी होती जाएगी। ये मैंने पहले उनको बताया। ठीक है, एक शिक्षा मंत्री के रूप में आप जब 3 साल का वक्त है आपके पास, 3 साल में एक शिक्षा मंत्री के तौर पर ऐसी कौन सी बड़ी उपलब्धि आप देखना चाहेंगे जब ये कार्यकाल खत्म होगा? कोई देखिए, तो मैं एक बहुत साफ बात करना चाहता हूँ। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ के निकला हूँ। मैं भी सरकारी स्कूल का हूँ जी। मैं जब पढ़ता था सरकारी स्कूल में, कई हम लेख पढ़ते हैं, कई बड़े बड़े पत्रिकाओं में, न्यूज़ में पढ़ते हैं। तो मैं जब साइंस कॉलेज में पढ़ता था तो प्रतिदिन लाइब्रेरी जाने का आदत था। तो लाइब्रेरी में एक लेख आया था कि देश के 95% IAS IPS या सर्वोच्च पद में रहने वाले सारे लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हुए लोग हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि जब मैं पढ़ता था उस समय गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ स्कूल, वहाँ 60% होना अनिवार्य था एडमिशन के लिए। 6वीं में अगर आप 5वीं में आप 60% से कम आपका नंबर आया है तो 6वीं में एडमिशन नहीं कर पाऊँगा। तो मेरी इच्छा ये है, जब देश के सारे IAS IPS CEO बड़े बड़े जो हमारे उद्योगपति हैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के निकले हैं, तो इसमें ये कहीं ना कहीं ये बात तो है कि अभाव में बच्चों का बहुत बौद्धिक मानसिक स्तर तेज बढ़ता है। मैं चाहता हूँ जो पहले आज से 20 साल पहले हर पालक चाहता था कि उसके बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में हो, मेरी इच्छा है कि वापस हम ये 3 साल में इतना काम करें शिक्षा विभाग में कि लोग वापस सरकारी स्कूल की ओर जाएं। ये मेरी प्राथमिकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय नहीं है। अभी भी आज भी बड़े से बड़ा व्यापारी, बड़े से बड़ा अधिकारी, बड़े से बड़ा धनी व्यक्ति भी चाहता है, अगर कॉलेज की बात है तो आज भी वो सरकारी कॉलेज को प्राथमिकता देता है। तो मैं चाहता हूँ जब आज कॉलेज में लोग प्राथमिकता से गवर्नमेंट कॉलेज की ओर जाते हैं तो प्राथमिकता से प्राथमिक शिक्षा के लिए भी वो शासकीय स्कूल की ओर क्यों ना जाए। ये मेरी इच्छा है और मैं भरसक प्रयास करूंगा कि उसमें हम काम करें। तो स्कूल का स्ट्रक्चर, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टीचर्स हैं उनका हाईली एकेडमिक बैकग्राउंड या उनकी लगातार ट्रेनिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे जिस पर आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात, पैरेलल कैसे बच्चे आएंगे? असर की रिपोर्ट में ये भी तथ्य है कि 8000 से ज़्यादा स्कूल जर्जर हालत में है राज्य में। तो कैसे चीज़ें बेहतर होंगी? क्योंकि बड़ा टास्क आप बता रहे हैं, आसान नहीं है आपके लिए। आपने बोला 8000 स्कूल जर्जर है, स्कूलों की संख्या कितनी है आपने बताया नहीं। लगभग 60,000 हमारे स्कूल हैं, लगभग। संख्या कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, मैंने 60,000 स्कूल में 8,000 स्कूल जर्जर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? आपने कभी उसका कारण जाना? मैं बता रहा हूँ कारण। कई स्कूल ऐसे हैं जो आज़ादी के भी 30 साल पहले, 50 साल पहले खुले। कई स्कूल ऐसे हैं जिसको खुले अभी 5 साल हो गए, कई स्कूल ऐसे हैं जो 25 साल हो गए, कई स्कूल ऐसे 80 साल हो गए, कई 75 हो गए। ऐसे हमारे ज़्यादातर स्कूल ऐसे हैं जो न्यूनतम 10 साल पहले स्कूल खुले। तो स्वाभाविक रूप से इतने बड़े पुराने समय से जो स्कूल चल रहे हैं, बिल्डिंग जर्जर होगी, कई जगह बिल्डिंग खराब भी हो सकता है, कई जगह पानी टपकता होगा। मैं कहीं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब हम शिक्षा की व्यवस्था सुधारने जाएंगे तो प्राथमिकता के आधार पे जब शिक्षा व्यवस्था हम अच्छा करेंगे तो स्वाभाविक रूप से अगर हम शिक्षा की व्यवस्था अच्छा करेंगे तो उनकी बैठने की व्यवस्था अच्छा हो, पढ़ाई का स्तर अच्छा हो, स्कूल परिसर अच्छा रहे, स्वच्छ रहे, साफ सुथरा दिखे, दिखने में वो अट्रैक्टिव रहे, जहाँ लोग जा सकें। ये सारे चीज़ें अगर गुणवत्ता की बात करें तो गुणवत्ता में स्टूडेंट के पढ़ाई से लेके वो उसका आसपास का वातावरण भी बेहतर हम करने का प्रयास करेंगे। जी, लेकिन पिछली सरकार ने तो आत्मानंद स्कूल खोला था, वहाँ पे एडमिशन के लिए विधायकों की पर्ची चलने लग गई थी। तो टास्क तो बड़ा आप मानते होंगे। देखिए, पिछली सरकार ने आत्मानंद खोला, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसमें एक बड़ी गलती हुई।
वो तात्कालिक लाभ लेने के लिए आत्मानंद हड़बड़ी में उन्होंने किया। हड़बड़ी इसलिए कह रहा हूं, उसी समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति लगभग तैयार हो गई थी। माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी एचआरडी मिनिस्टर थे। उन्होंने पूरे देश में एक नियम लागू किया, कोई भी शासकीय स्कूल, अशासकीय स्कूल, सेंट्रल का स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, वहां पढ़ाने वाला शिक्षक डीएड बीएड अनिवार्य करना चाहिए। उससे शिक्षक के पढ़ाने का स्तर में सुधार आता है। जब शिक्षक बहुत अच्छा रहेगा, स्वाभाविक रूप से उसका लाभ बच्चों को मिलेगा। स्वामी आत्मानंद स्कूल जब प्रारंभ हुआ, उसमें बड़ी गलती ये हो गई कि उसकी भर्ती प्रक्रिया ही संदेशबद्ध थी। हमारे दुर्ग जिले में ही ऐसा हुआ कि बहुत से ऐसे विभागीय कर्मचारी थे जिन्होंने अपने रिश्ते नातेदारों को उन्होंने भर्ती करा दिया। दूसरा, मैं कहीं शिक्षक भर्ती करता हूँ तो मेरा पहला दायित्व है कि उस शिक्षक का वेतन का हरण कैसे हो, भुगतान कैसे हो, उसकी आर्थिक स्थिति चिंता कैसे हो, इसमें हमको ध्यान देना पड़ेगा। इन्होंने, पिछली गवर्नमेंट ने पूरा आत्मानंद स्कूल को जिला के कलेक्टर के माध्यम से डीएमएफ के राशि के आधार पर उन्होंने छोड़ दिया। उसमें शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ। फिर विधानसभा में क्वेश्चन लगा, कई ऐसे स्कूलों में इतने खर्च हुए जितने में नई बिल्डिंग बन जाती है, बिल्डिंग में भी बहुत भ्रष्टाचार हुआ। तो ये जो आत्मानंद स्कूल था, उसको अभी माननीय विष्णुदेव साय जी ने किसी प्रकार कोई कमी ना हो, वेतन में कोई दिक्कत ना हो, विसंगतियां ना हो, शिक्षा का स्तर भी बने, उसके लिए उन सारे स्कूलों को हम धीरे धीरे पीएम श्री स्कूल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, जिससे पीएम श्री होने से भारत सरकार के दिशा निर्देश का पालन होगा, पर्याप्त संसाधन मिलेगा, एक निश्चित डाइस कोड उस स्कूल को रहेगा, जिससे कोई प्रकार की कमी, शिक्षण संबंधित कोई प्रकार की कमी नहीं होगी। नहीं तो क्या सारे आत्मानंद को पीएमसी में कन्वर्ट कर दिया? अभी लगभग 300 स्कूल हो चुके हैं। आने वाले समय में जितने भी हमारे आत्मानंद स्कूल हैं, हमारी कोशिश ये रहेगी सारे स्कूलों को पीएम श्री में लेने की कोशिश करेंगे। एक महत्वपूर्ण विभाग आपको मिला है, विधि और विधायी विभाग। दुर्ग में आपने शायद एक बयान दिया कि दुर्ग में उसका खंडपीठ शुरू किया जाएगा। उसमें बाद में चूंकि में हमारा जो विधि विधायी विभाग है पूर्णतः माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप में, माननीय हाई कोर्ट के अनुपालन में हम सब काम करते हैं। उनसे निवेदन करेंगे जो दुर्ग नहीं, जो छत्तीसगढ़ के हित में जो अच्छा काम हो सके, माननीय न्याय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय हाई कोर्ट से हम निवेदन करेंगे कहाँ क्या आवश्यकता है, उनसे अनुरोध करेंगे और उनके अनुपालन में हम काम करेंगे। एक आखिरी सवाल है, दुर्ग की सियासत का आप एक अहम किरदार हो गए हैं मंत्री बनने के बाद। खास तौर पर दुर्ग भाजपा की राजनीति में भी कई ध्रुवों वाली जगह है, कई ध्रुव वहाँ पर काम इस वक्त करते नजर आते हैं। कई खेमे दुर्ग की राजनीति में भाजपा के भीतर देखने को मिलता है, और उस बीच आप एक अहम किरदार के तौर पर आपका उदय होता है। बहुत चुनौतीपूर्ण तो नहीं होगी सियासत दुर्ग के आने वाले दिनों में? दुर्ग में कहीं कोई चुनौती नहीं। आप उस चुनौतीपूर्ण बोलते हैं, दुर्ग से अच्छा बेहतर राजनीतिक क्षेत्र अभी प्रदेश में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, बाकी सारे जिले हमारे अनुकूल हैं। दुर्ग भी बहुत अच्छा है क्योंकि वैचारिक रूप से दुर्ग जो है पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी विचार है। दुर्ग जिला है, आप देखे होंगे वोट आप परसेंट के हिसाब से छत्तीसगढ़ में विधानसभा में भी, अविभाजित दुर्ग की बात कर रहा हूँ, विधानसभा में भी दुर्ग का बहुत अच्छा रिजल्ट आया। वोट आप परसेंट के हिसाब से लोकसभा परिणाम भी बहुत बड़े, मतलब विजय बघेल जी बहुत बड़े अंतराल से जीते। नगर पालिका निगम दुर्ग की जब महापौर चुनाव हुआ तो उन्होंने भी वोट ऑफ परसेंट के हिसाब से एक बड़े मतों से चुनाव जीते। विचार परिवार के हिसाब से वैचारिक रूप से पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का हमारा दुर्ग जिला है। और आप जिसको बोलते धड़े में बांटने वाला, ये हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं ये जीवन लगा दिए दुर्ग के भारतीय जनता पार्टी के पौधे को सिंचने में। ऐसे वरिष्ठों का मार्गदर्शन में अगर काम करें तो मेरे जैसे नए पहली बार के विधायक को अगर मैं अपने पुराने वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद काम करूंगा
तो और भारतीय जनता पार्टी के आधार को मजबूत करने में एक बड़ा भूमिका अदा कर लूँ, ये मेरा सौभाग्य रहेगा। बहुत सदा हुआ जवाब देते हैं गजेंद्र यादव जी। छत्तीसगढ़ सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, हाल में इनकी नियुक्ति हुई है। स्कूल शिक्षा विभाग को लेकर इनके लिए विभाग जरूर नया है, लेकिन जिस तरीके से बातचीत हुई लगता है कि विभाग की तकनीकी जानकारी इनके पास पहले से ही मौजूद है। हालांकि इस वक्त हम उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि नई जिम्मेदारी है, नई चुनौतियां उनके सामने हैं और 3 साल बाद, हालांकि 3 साल का ही कार्यकाल उनके हिस्से आ रहा है, 3 साल बाद जब इस टर्म या ये कार्यकाल जिसे जो भी कहें खत्म होगा, तब क्या हिस्से आया, कौन सी उपलब्धि हिस्से आई, इन तमाम विषयों पर उस समय भी उधेड़-बुन के हालात तो बनते नजर आएंगे और तब भी हम सवाल लेकर इनके बीच हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।